हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम मोंगोडीबी रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा था, इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करने वाले। तो जैसा हम जानते हैं कि रिलेशन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कलेक्शन चाहिए। हमारे पास एट प्रेजेंट कितने कलेक्शन है? सिर्फ एक। तो हमें एक और बनाना पड़ेगा यूज़र, जिसके अंदर हम यूज़र डिटेल रखने वाले। अब जब यूज़र कलेक्शन बनाएंगे तो हमें एक और मॉडल ऐड करना पड़ेगा, यूज़र मॉडल, जो कि वो भी हम करने वाले। फिर हम देखेंगे कैसे यूज़र रिलेटेड नोट्स को हम सेव करेंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम यूज़र मॉडल के साथ। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने VS कोड में, और जो मॉडल्स फोल्डर है इसके अंदर एक नया फाइल ऐड करेंगे, और यहाँ पे सब स्मॉल केस में रहेगा user.js। ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक नया क्लास बनाना है जिसका नाम यूज़र रहेगा। सो लेट्स से क्लास यूज़र, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए? कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर के ऊपर हम क्या पास करने वाले? नेम और ईमेल। अभी के लिए 2 फील्ड लेके चलते हैं। और आपको पता है जैसे मोंगोडीबी में आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होता है, इसके लिए हमें आईडी यहाँ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो भी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं पैरामीटर, इसको असाइन कर लेते हैं अपने क्लास के प्रॉपर्टी पे। सो दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, और इसके बाद दिस डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमें चाहिए सेव मेथड। तो यहाँ पे इसके लिए सेव मेथड बना लेते हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो यूज़र का डेटा है उसको सेव करे अपने कलेक्शन में जिसका नाम यूज़र है। तो इसके लिए हमें चाहिए डेटाबेस कनेक्शन, और आप देख सकते हैं कि node.js में ऑलरेडी हम इस कनेक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ये दोनों चाहिए, तो सीधा कॉपी पेस्ट यहाँ कर लेते हैं। इसके बाद इसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा? कॉन्स्ट db इक्वल टू गेट db। अब ये गेट db कहाँ से आ रहा है? जस्ट मैंने इंपोर्ट किया है, जो कि मुझे कनेक्शन देगा जो पॉइंट कर रहा है हमारे करेंट डेटाबेस को। और फिर मैं क्या करूँगा? db डॉट इसके ऊपर कॉल करूँगा कलेक्शन। इसके बाद मैं इसमें पास करने वाला हूँ कलेक्शन का नाम यूज़र्स। ठीक है। अगर यूज़र्स अवेलेबल नहीं है तो ये नया क्रिएट हो जाएगा जब भी हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अभी नहीं है, तो जैसे ही इसको यूज़ करेंगे नया क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? इंसर्ट करना है। सो इंसर्ट 1, क्योंकि एक ही डेटा मुझे इंसर्ट करना है, और मेरा डेटा किसके ऊपर अवेलेबल रहेगा? दिस के ऊपर। ठीक है। क्योंकि हम दिस के ऊपर सेट कर रहे हैं, दिस डॉट नेम दिस डॉट ईमेल। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा? नेक्स्ट इसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। दूसरा हमें और एक मेथड चाहिए, फाइंड बाय आईडी। क्यों? क्योंकि फिर उस कलेक्शन में से जो यूज़र्स नाम का कलेक्शन रहेगा उसमें से मुझे यूज़र का डेटा फेच करना है बेस्ड अपॉन क्या? यूज़र आईडी। तो ये कैसे करेंगे? सेम कनेक्शन चाहिए मुझे, जो कि मिलेगा गेट डीबी फंक्शन से। इसके बाद मैं क्या करूँगा? इस डीबी को पॉइंट करके वापस कलेक्शन कॉल करना है, और फिर यहाँ पे यूज़र्स कलेक्शन का नाम, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फाइंड। ठीक है। और फाइंड में आपको क्या पास करना, आपको पता है जिस बेस पे आपको फ़िल्टर करना है। सो आईडी या फाइंड करना है, आईडी और यहाँ पे यूज़र आईडी। ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे यूज़र आईडी ऐसे पास नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा डेटा टाइप, जिस डेटा टाइप में यहाँ पे यूज़र आईडी सेव रहता है, ऑब्जेक्ट आईडी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मैंने ऑलरेडी मोंगोडीबी इंपोर्ट किया है, तो इसको यूज़ करूँगा मोंगोडीबी डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। इसके ऊपर ये क्लास है। ठीक है। और इसमें मैं पास कर दूंगा यूज़र आईडी। ठीक है। और क्योंकि ये क्लास है तो इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। इसके आगे मैं कॉल करूँगा न्यू। राइट। अब अगर आपको ये नहीं करना तो आप एक और काम कर सकते हैं, इसको मैं कॉपी करूँगा मोंगोडीबी डॉट ऑब्जेक्ट आईडी को, और मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट आईडी से। मैं कैपिटल इसलिए लिख रहा क्योंकि ये क्लास है, और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया मोंगोडीबी डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। सो ये क्या? इस क्लास का रेफरेंस होल्ड कर रहा है, और मैं अब यहाँ डायरेक्ट सीधा ऑब्जेक्ट आईडी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है। तो आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने सेम नाम दिया ताकि पता चले कि मैं किस क्लास को रेफ़र कर रहा हूँ। इसके बाद ये चीज़ काम करना चालू कर देगा। अब नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ तक तो फाइंड कर रहा है, उसके बाद मुझे कॉल करना पड़ेगा नेक्स्ट। ठीक है। क्योंकि विदाउट नेक्स्ट ये क्या डेटा लेके नहीं आएगा। सो हमें एक ही डेटा लेना है, और जो कि नेक्स्ट में मिल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आपको यहाँ फाइंड नहीं यूज़ करना तो आप यहाँ पे एक चीज़ और यूज़ कर सकते हो जिसको बोलते हैं फाइंड 1। ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको इसके बाद डॉट नेक्स्ट नहीं कॉल करना है। राइट। फाइंड के केस में क्या हो रहा था? फाइंड आपको कर्सर रिटर्न करता है, इसलिए आपको कर्सर डॉट नेक्स्ट करना पड़ता है ताकि आप डेटा लेके आओ। ठीक है। इस केस में फाइंड 1 क्या करेगा? नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा डेटा लेके आता है। राइट। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा? ये क्लास जो यूज़र है बाहर एक्सेसिबल है, उसके लिए मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको सिंटेक्स पता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। इसके बिना ये यूज़र क्लास कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये बेसिक नोड जेएस का पार्ट है।
और इवन जावास्क्रिप्ट का। तो इस तरह मैंने क्लास बना लिया यूज़र, जिसकी हेल्प से मैं यूज़र क्रिएट कर सकता हूँ। अब अभी के लिए हमारे पास कोई लॉगिन फॉर्म नहीं है, ना ही रजिस्टर फॉर्म है, जो कि हम बाद में करेंगे ऑथेंटिकेशन पार्ट। लेकिन अभी के लिए हम मैनुअली कलेक्शन बना लेते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नया कलेक्शन ऐड करता हूँ प्लस करके, ठीक है। इसका नाम देता हूँ यूज़र्स, ठीक है, क्रिएट कलेक्शन। अब मैं यहाँ पे एक नया ऐड करूँगा डेटा। सो यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट, किसके अंदर, यूज़र्स के अंदर। और आप देख सकते हो ऑलरेडी मुझे आईडी मिल रही है जो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। जैसे आप जानते हो जब भी आप डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हो मोंगोडीबी के डेटाबेस में, कलेक्शन में, तो ये आईडी जनरेट हो जाती है ऑटोमेटिक। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा अलग मिल रहा है, राइट। आपको यहाँ पे इसके अंदर ये पॉइंट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर $OID है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इस डेटा को सीरियलाइज़ किया गया है। सीरियलाइज मतलब एक प्रोसेस है जिसमें कि आप एक टाइप को दूसरे टाइप में स्टोर करते हो या कन्वर्ट करते हो, ताकि उसको ईजिली स्टोर कर सकते हो और उसको वापस रिट्राइव भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियलाइज किया गया है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे देख सकते हो, जैसे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है where obj, ठीक है, और लेट्स से नेम रोहित है, और इसके बाद एज 98, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस डेटा को सीरियलाइज़ करना पड़ेगा ताकि मैं कहीं भी भेज सकता हूँ, कहीं भी स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं भी स्टोर नहीं कर सकते टेक्स्ट फाइल में। तो आपको इसको सीरियलाइज़ करना पड़ता है। उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, JSON.stringify, ठीक है। यानी आप इसको किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को आप किसी भी अलग फॉर्मेट में आप प्रोसेस कर रहे हो या फिर कन्वर्ट कर रहे हो, ताकि उसको ईजिली सेव कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं या कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं ऑब्जेक्ट पास करूँगा तो ये देखिए इसका डेटा टाइप चेंज हो गया और ये जेसन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जेसन टाइप है इसका, और इसको आप कहीं भी स्टोर कर सकते हो और इसको आप वापस कन्वर्ट कर सकते हो उस डेटा को। अगर लेट्स से मैं सेव कर रहा हूँ और इसका नाम दे रहा सीरियलाइज्ड OBJ ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको वापस कन्वर्ट करना है या फिर वापस रिवर्स करना है तो मैं क्या करूँगा, JSON.parse, और इसके अंदर मैं इस ऑब्जेक्ट को वापस, इस वेरिएबल को वापस पास करूँगा और आप देख सकते हो मुझे पुराना डेटा टाइप मिल गया जो ओरिजिनल था। तो यहाँ पे ये मोंगोडीबी यही कर रहा है, ठीक है। ओरिजिनली आपको क्या देखने को मिलता था, ऑब्जेक्ट आईडी, लेकिन यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर रहा है ताकि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देखा जा सके। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा लेट्स से नेम, ठीक है, अभी के लिए रोहित शर्मा, और इसके बाद ईमेल ऐड कर लेते हैं ये, और ईमेल में लेट्स से मैं अभी के लिए xyz@abc.com देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, एक तो आ गया। और आप देख सकते हो कि वापस ये कैसे ऑब्जेक्ट आईडी दिख रहा है, जबकि हम जब इंसर्ट कर रहे थे तो कैसा दिख रहा था, उसका अलग फॉर्मेट में, राइट, फॉर्म में। एक और इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसका इस बार नेम देते हैं मोहित। 2 यूज़र रखेंगे ताकि हम पता कर पाए कि रिलेशन बन रहा है कि नहीं जब स्विच करेंगे यूज़र नेम, तो यूज़र आईडी। यहाँ पे ईमेल देते हैं वापस कुछ abc@xyz, ठीक है। ये 2 यूज़र, और जैसे आप सेव करोगे आप देखोगे ये वापस इसका कन्वर्ट हो जाता है डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आईडी में। तो 2 यूज़र अपने पास आ गया और इसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, app.js में जाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको अपने रिक्वेस्ट पे ही सेव कर लूँगा। सो यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है, app.use, ओके। और यहाँ पे आपको पता है क्या मिलेगा, एक कॉल बैक फंक्शन देना रहता है, और इसके अंदर रिक्वेस्ट रहेगा, रिस्पॉन्स रहेगा और नेक्स्ट रहेगा, ताकि आप दूसरे मिडलवेयर में जा पाओ। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने यूज़र को, ठीक है। तो आप कहीं भी कर सकते हो, मैं इसके जस्ट नीचे करूँगा। सो यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू रिक्वायर यूज़ करेंगे, और आपको पता है हमारा यूज़र कहाँ है, /models के अंदर हमारा यूज़र है, ठीक है। इसके बाद हम अपने मिडिलवेयर में आएंगे जो जस्ट क्रिएट किए थे, और यहाँ पे हमें यूज़र चाहिए, यूज़र का डिटेल। यूज़र का डिटेल कौन देगा, फाइंड बाय आईडी, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इसके लिए इस मेथड को यूज़ करने के लिए हमें इसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम नहीं चाहते, क्यों, क्योंकि इस क्लास से कोई मतलब नहीं, ये सीधा डेटाबेस से कनेक्ट करता है और डेटा लेके आता है। तो मैं इसको स्टैटिक बना देता हूँ, ठीक है। स्टैटिक जैसे ही आप कीवर्ड लगाते हो तो क्या होता है, आप जानते हो, आपको न्यू कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप किसी भी क्लास के मेथड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। सो फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे हमने आईडी पास करनी है। तो जस्ट अभी आप देख सकते हो हमने एक नया
कलेक्शन बनाया यूज़र नाम से, इसके अंदर 2 यूज़र है, तो लेट्स से मैं यूज़ करता हूँ ये वाला आईडी, ठीक है। आपको यहाँ पे पास करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये रिटर्न हो रहा है यहाँ से, ठीक है, यानी कि, और ये क्या देगा, प्रॉमिस देगा। तो आप इसके ऊपर डॉट देन ब्लॉक कॉल कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे आपको मिलेगा यूज़र, ठीक है। और इसको कैच ब्लॉक भी चाहिए अपने को एरर हैंडल करने के लिए। सो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरर, और जो भी एरर आए यूज़र को फेच करते वक्त। इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, यूज़र का डेटा सेव करेंगे। तो इस केस में जो डेटा हम सेव करने वाले हम अपने रिक्वेस्ट के ऊपर सेव कर देंगे। सो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इक्वल टू यूज़र, ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि कहीं भी अगर हमें यूज़र का डिटेल चाहिए तो हम रिक्वेस्ट डॉट यूज़र करके एक्सेस कर पाएंगे। इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन है और ये बैक एंड है। आप यहाँ पे क्या करते हो, सेंड पे क्लिक किए तो एक नया रिक्वेस्ट जाएगा बैक एंड को, ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी डेटा है लेके आए, रिस्पॉन्स लेके आए। तो यहाँ पे जो भी गया उसको क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट, ठीक है। और जो बैक एंड भेजेगा उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। और ये जो भी प्रोसेस है या फिर जो भी साइकिल, इसको क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। तो मैं लिख लेता हूँ। अभी जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो रिक्वेस्ट गया है, ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट किसके बारे में डिटेल बताएगा, जो भी अभी रिक्वेस्ट गया है, और इसकी वैलिडिटी कब तक है, जब तक ये फेल ना हो जाए, जब तक ये इससे रिस्पॉन्स ना आ जाए। अगर मैं इस पर कोई भी डेटा साइन करता हूँ, जैसे रिक्वेस्ट डॉट एक्स इक्वल टू 5, तो ये रिक्वेस्ट के ऊपर एक्स कब तक वैलिड रहेगा, जब तक ये फेल नहीं हो जाता या फिर जब तक हमारा सर्वर रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं कर देता। यानी इसका साइकिल सिर्फ इतना ही है, राइट। रिक्वेस्ट गया, रिस्पॉन्स आया, अगर आप फिर से क्लिक करोगे तो एक नया रिक्वेस्ट आएगा, और अभी जो रिक्वेस्ट आया, या HTTP आप बोल सकते हो, इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट REQ, इसके ऊपर ये एक्स नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ये नया है। यानी इस रिक्वेस्ट पे जो अभी यूज़र असाइन कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी कब तक है, वो कब तक वैलिड रहेगा, करंट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के लिए। आप जब भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे एक नया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल चालू हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार अगर हमने रिक्वेस्ट पे यूज़र असाइन कर दिया तो आप किसी भी मिडलवेयर में यूज़ कर सकते हो थ्रू आउट द प्रोसेस। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके जस्ट नीचे नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ताकि आप नेक्स्ट मिडलवेयर में जा पाए, वरना आप यहाँ से ही दूसरे मिडलवेयर में नहीं जा सकते। इसलिए मैं नेक्स्ट यूज़ कर रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। और ये मिडलवेयर हर एक रिक्वेस्ट के लिए कॉल होगा। जब भी नया रिक्वेस्ट आएगा तब आप अपने रिक्वेस्ट पे यूज़र असाइन हो जाएगा, और फिर हम थ्रू आउट द मिडलवेयर कहीं पे भी रिक्वेस्ट डॉट यूज़र एक्सेस कर पाएंगे। और ये हमें कब चाहिए होगा, जब हम यहाँ पर नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंट्रोलर में जाना पड़ेगा, notes.js में, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर पोस्ट नोट होने के बाद हम न्यू नोट कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और ये नोट पे जाएंगे यहाँ पे अपने मॉडल पे, तो यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज URL, नोट ID ले रहे हैं। अब हमें एक और पैरामीटर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसको आप बोल सकते हो यूज़र ID, ठीक है। अब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो नीचे असाइन भी करना पड़ेगा इसके क्लास की प्रॉपर्टी को। सो दिस डॉट यूज़र ID इक्वल टू अंडरस्कोर यूज़र ID, ठीक है। अब जहाँ से भी कॉल कर रहे हैं वहाँ से पास करना पड़ेगा। तो इमेज URL के बाद आप देख सकते हो, अगर मैं वापस मॉडल में जाऊँ तो नोट ID है, उसके बाद यूज़र ID है, ठीक है। तो अगर नोट ID ऑप्शनल है तो इस केस में आपको यहाँ पर नल भेजना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, ठीक है, डॉट अंडरस्कोर ID भेज सकते हो। मैं अंडरस्कोर ID क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हो कि यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है। सो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा और यूज़र, ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा, मिडलवेयर रन होगा, और ये देखिए अपना जो डेटा आ रहा है किसके रिगार्डिंग आ रहा है, S64 के रिगार्डिंग आ रहा है, और यही चीज़ मैं यहाँ पे पास कर रहा था मिडलवेयर में, राइट, ये चीज़। तो अपने को क्या चाहिए, अंडरस्कोर ID, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अंडरस्कोर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के ऊपर अपना डेटा ऑलरेडी असाइन है, उसके ऊपर मैं अंडरस्कोर ID कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये चीज़ यहाँ पर अपने नोट मॉडल में, अपने क्लास के यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में, और मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। अब मैं क्या नेक्स्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं सेव करूँ, ठीक है, आप जब नया नोट क्रिएट कर रहे हैं तो उस वक्त अपनी ID जो होती है नल होती है, क्योंकि हम अपने कंट्रोलर से यहाँ पे नल पास कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप नया नोट क्रिएट करते हैं तो ID पता नहीं होता, और MongoDB खुद क्रिएट करता है, इसलिए हम यहाँ पे नल पास कर रहे हैं। तो उसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा, जब आप अपडेट कर रहे हैं नोट को, तो नीचे सेव एडिट नोट जो आप देख सकते हो, सेम हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं, नोट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज URL, नोट ID, और इसके बाद हमें क्या पास करना पड़ेगा,
रिक्वेस्ट डॉट यूज़र अंडरस्कोर ID। यहाँ पे नोट ID पास हो रही क्योंकि जिस नोट को मॉडिफाई करना उसकी ID तो पास करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले, जब आप यहाँ पे यूज़र ID सेव कर रहे हैं तो इसको अपने को फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। इसका डेटा टाइप ये अभी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है MongoDB डॉट ऑब्जेक्ट ID इसका डेटा टाइप, ठीक है। और इसमें मैं पास कर दूंगा। इससे क्या अपना डेटा टाइप मिल गया, ठीक है। और ये वैलिड यूज़र ID बन चुकी है जिसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब ID नहीं रहेगी तो कौन सा चलेगा, ये चलेगा DB डॉट कलेक्शन नोट्स के लिए इंसर्ट 1। जिसके ऊपर अपना पूरा डेटा रहेगा इंक्लूडिंग यूज़र ID और वो सेव हो जाएगा। तो एक बार इसको टेस्ट करते हैं। लेट्स से रिफ्रेश, ऐड नोट, और दिस इज़ रिलेटेड नोट, दिस इज़ अ टेस्ट। और यहाँ पे कोई भी इमेज ऐड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लास कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट ID कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट न्यू। यहाँ पे न्यू मिस हो गया क्योंकि आप यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अगर अभी क्या मैं फिर से क्रिएट करता हूँ ऐड, अभी देखते हैं सक्सेस हुआ कि नहीं। यहाँ पे नोट्स में जाएंगे और इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ से तो यहाँ पे थर्ड डेटा या डॉक्यूमेंट दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र ID ऐड हो चुका है और इसका जो डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट ID, यानी वैलिड है, राइट। तो अब जो चाहते थे यहाँ पे हो गया, यानी अपने डॉक्यूमेंट में हम रेफरेंस होल्ड कर रहे हैं जिस यूज़र ने इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया यानी नोट को पोस्ट किया है। अब एक चीज़ और भी है कि आप देख सकते हो यहाँ पे MongoDB डॉट ऑब्जेक्ट ID हर जगह रिपीट हो रहा है। तो जैसा हमने यूज़र डॉट JS में किया है वैसा हम यहाँ पे भी कर सकते हो। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं वापस नोट डॉट JS में जाऊँगा और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है क्या किया जा रहा है, MongoDB डॉट ऑब्जेक्ट ID जो क्लास है उसको मैं सेव कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट ID पे, यानी जस्ट इसको रेफरेंस होल्ड करा रहा हूँ और मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ सीधा। अब यहाँ पे अब मैं MongoDB हटा दूँगा, सीधा इसी क्लास को डायरेक्ट रेफ़र करूँगा, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंटर है या फिर रेफरेंस है तो इसी क्लास को होल्ड कर रहा है हमारा वेरिएबल ऑब्जेक्ट ID। आप चाहे तो किसी और भी आइडेंटिफायर नाम से रख सकते हो उसका नाम, लेकिन इसको देखने से पता चले कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस वेरिएबल को सेम क्लास का नाम दिया। इसके बाद आप यहाँ से भी MongoDB डॉट हटा सकते हैं, ज़रूरत नहीं। यहाँ पे और भी मैं सर्च कर सकता हूँ यहाँ पे जहाँ भी यूज़ हो रहा, या फिर यहाँ पे भी हटा सकते हो। इसके बाद यहाँ से भी आप देख सकते हो कोड हमारा स्लिम हो रहा है क्योंकि हम डायरेक्ट उसी क्लास को रेफ़र कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ बार बार पूरा MongoDB डॉट ऑब्जेक्ट ID लिखने के। अभी भी कोड हमारा सही काम करेगा। और हम क्या करने वाले, एक चीज़ और, जब आप इंसर्ट कर चुके तो इसको फेच भी करना पड़ेगा, राइट, यूज़र रिलेटेड। तो मैं अब जो यहाँ पर नोट डॉट JS में दिख रहा है बात कर रहे हैं फेच ऑल के बारे में, तो हम एक नया पैरामीटर एक्सेप्ट करने वाले हैं यहाँ पे यूज़र ID, ठीक है। और क्योंकि अब हम जो फेच ऑल करने वाले, राइट, ये कहाँ पे, ये मेन पेज के लिए ये होना चाहिए कब, जिस यूज़र ने पोस्ट किया उसके लिए, यानी हम पर्टिकुलर यूज़र के लिए पोस्ट देखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़र ID एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो लाइन नंबर 53 पे इसको मैं थोड़ा श्रिंक कर देता हूँ। तो लाइन नंबर 53 पे जैसा मैंने बोला कि मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टेटस के बेस पे फ़िल्टर कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक और की इंक्लूड करना है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट से, यूज़र ID, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि स्टेटस तो अप्रूव होना चाहिए, साथ साथ यूज़र ID वही होना चाहिए जो मैं पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने दे दिया यूज़र ID जो कि यहाँ से मुझे मिल रहा है पैरामीटर में, लेकिन इस यूज़र ID को प्रॉपर इसी फॉर्मेट में पास करना है ऑब्जेक्ट ID, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू, और जो हमारा क्लास जो होल्ड कर रहा है वेरिएबल रेफरेंस उसको कॉल कर लेंगे यूज़र ID। अब क्या करना है, फेच ऑल जहाँ पे कॉल कर रहा है वहाँ पे सेकेंड पैरामीटर भी पास करना है। तो इसको कॉल कर रहे हैं यूज़र डॉट JS पे, नोट डॉट JS पे गेट इंडेक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कंट्रोलर के अंदर हमारा नोट डॉट फेच ऑल कॉल हो रहा है। यहाँ पे पास कर रहा है यूज़र ID, तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र अंडरस्कोर ID, ठीक है। और अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए दिस इज़ रिलेटेड नोट आने लगा। और एक नोट को पोस्ट करते हैं, टेस्ट न्यू यूज़र नोट, दिस इज़ अ सैम्पल। अभी के लिए कुछ भी लिख रहे हैं। और यहाँ पे मैनेज नोट में एडमिन क्या करेगा, अप्रूव कर देगा। उसके बाद फिर यहाँ पे नोट्स में मुझे
2 दिख रही है जो कि मैंने पोस्ट किया। यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं यूज़र चेंज करता हूँ, सेकेंड यूज़र। अभी मैं फर्स्ट यूज़ कर रहा था, अब लेट्स से सेकेंड यूज़र। इसको मैं कॉपी करूँगा और फिर मैं app.js में जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, मैंने रिप्लेस कर दिया यूज़र आईडी। और अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे कोई नोट्स नहीं दिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस यूज़र के लिए कोई भी कलेक्शन में डॉक्यूमेंट नहीं है, नोट्स नहीं है। ठीक है, तो उसको पोस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लेट्स से दिस इज़ यूज़र बी नोट्स ऐसे करके, दिस इज़ अ टेस्ट। और लेट्स से यहाँ पे अभी के लिए ऐड मैनेज नोट्स में जाकर इसको प्रूव करना पड़ेगा। और ये देखिए इसको दिखने लगा। यानी अभी हम क्या कर रहे हैं, यूज़र के बेस पे नोट्स देख रहे हैं। और इससे हमने क्या किया, हमने रिलेशन भी देखा कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं 2 डॉक्यूमेंट्स के बीच में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।